Hello dear students, this is Ankush Sharma. I am here to present you memory based questions of JEE Mains which is held on 27 January 24. तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि नंबर 16th पे है यहाँ पे। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है जिसका डोमेन आपको नेचुरल नंबर -1 दे रखा है, कोडोमेन आपको नेचुरल नंबर दे रखा है। फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि fn इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब जो भी आप इनपुट दोगे नेचुरल नंबर -1 में से उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो आता है वो उसका आंसर होगा फंक्शन का। ठीक है, तो इसको कैटेगराइज करना है कि ये 1 1 ऑन टू मैनी वन इनटू क्या है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर हम अगर इनटू ऑन टू में कन्वर्ट इनटू ऑन टू में कैटेगराइज करना चाहते हैं तो अगर हम एक भी एलिमेंट ऐसा बता दें जो कोडोमेन में तो प्रेजेंट है, कोडोमेन में तो प्रेजेंट है बट रेंज में नहीं आ रहा, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं इट इज एन इनटू फंक्शन। देखिए जैसे मैं बताता हूं आपको, 4 जो कि नेचुरल नंबर में तो आ रहा है ना, मतलब ये कोडोमेन में तो आ रहा है ना, जो 4 है वो कोडोमेन में तो आ रहा है बट 4 रेंज में नहीं आ रहा है। 4 किस में नहीं आएगा? रेंज में। क्यों नहीं आएगा रेंज में? क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो आपका fx है, fn जो है ना, वो डेफिनेटली कैसा हो जाएगा? इनटू हो जाएगा, क्योंकि वो जो 4 एलिमेंट है वो कोडोमेन में तो आ गया, नेचुरल नंबर में तो आ गया, बट 4 कभी भी रेंज में नहीं आएगा बिकॉज 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये इनटू तो हो गया है। अब हम बात करते हैं 1 1 और मैनी वन की। तो 1 1 मैनी वन में अगर मैंने दो एलिमेंट्स की इमेज सेम बता दी सक्सेसफुली तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो मैनी वन हो जाएगा। और आसानी से बताया जा सकता है, जैसे F10 और F15 दोनों में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आने वाला है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 आने वाला है ना। तो दोनों का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन आ गया? दोनों का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आ गया आपके पास 5। तो दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि डिफरेंट है और उनका इमेज सेम आ रहा है, दैट्स व्हाई फंक्शन इज मैनी वन। तो मैनी वन है और इनटू है, यहां पे मैनी वन लिख देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी से और इसमें पूछ रहा है इफ px रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन द एक्स्थ रोल ऑफ अ डाई फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ये px है। पहले तो px का मीनिंग आप समझ लो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। px का मतलब क्या है? px का मतलब है x टाइम्स, आप x टाइम में पहली बार 6 ऑब्टेन कर रहे हो। 6 ऑब्टेन कर रहे हो मतलब जैसे मान लो हम यहां पर बात करते हैं p3 की, जैसे कि a बता रखा है, तो px3 का क्या मतलब है कि तीसरी बार में हमें 6 पहली बार मिलना चाहिए। तीसरी बार जब हम डाइस को थ्रो करें तब 6 पहली बार आए, उसके पहले के 2 चांसेस में 6 बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये इसका मतलब है। ऐसे ही px4 और इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो यहां पर ये 3 तरीके की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो एक एक करके इनको सॉर्ट आउट करते हैं। देखो अब ये px3 क्या है, ये कैसे निकलेगा? px इक्वल टू 3 अगर हम निकालें तो इसका मतलब ये है पहली बार में 6 नहीं आना चाहिए, दूसरी बार में 6 नहीं आना चाहिए, तीसरी बार में तीसरी बार में फर्स्ट टाइम 6 आ जाना चाहिए। तो 2 बार 6 ना आए तो बाकी कुछ भी आ सकता है, और तीसरी बार में 6 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। ये 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी, ये 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी, ये तीसरी बार में हमने जो लिखा ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपके पास हो गया 5/6 का स्क्वायर और इंटू 1/6। इसके बाद हम आ रहे हैं px ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई तीसरी बार में या 3 से ज्यादा बार में पहली बार कहीं ना कहीं या तो तीसरी बार में 6 आ जाए या तीसरी बार से ज्यादा बार में पहली बार 6 आ जाए। मतलब पहली और दूसरी बार, केवल पहली और दूसरी बार में 6 न आए, बाकी बाद में कहीं पे भी आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। पहली बार में ना आए 6, दूसरी बार में भी ना आए, और बाद में तो कभी भी आ सकता है, तो बाद में कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? 5/6 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं तीसरी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी इसने आसान से यूज कर लिया है इसमें, स्मॉल c p। और अगर मैं इसको डिकोड करूं, इसको कैसे लिखूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 3 और होल अपॉन px ग्रेटर देन 3, ऐसा आ जाएगा ये।
तो आप देख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 कॉमन विद x ग्रेटर देन 3, इनका कॉमन लेने पे क्या बनेगा भाई, इनका कॉमन लेने पे बनेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और अपॉन में px ग्रेटर देन 3 ऐसा बनेगा। तो यहां पर अगर मैं न्यूमरेटर को लिखूं तो पहली 5 बार में 6 नहीं आना चाहिए और उसके बाद कभी भी आ सकता है। तो पहली 5 बार में 6 ना आए मतलब 5/6 कितनी बार, पहली 5 बार, और उसके बाद कभी भी आ जाए मतलब 1। और नीचे px ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3 मतलब पहली बार में भी नहीं आना चाहिए, दूसरी बार में भी नहीं आना चाहिए और तीसरी बार में भी 6 नहीं आना चाहिए, उसके बाद कभी भी आ सकता है। मतलब कि यहाँ 5/6 की होल पावर 3 आ जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद 5/6 का स्क्वायर बच गया। अब आपके पास a और b और c तीनों के तीनों आ चुके हैं। जैसे ही आप a और b और c की वैल्यू यहां डालोगे b प्लस सी अपॉन a, तो ये वैल्यू डालोगे, जैसे ही वैल्यू डालोगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा आपको 12। तो ये यहां पर इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। सिंपल, एक बार px इक्वल टू 3 की वैल्यू पूछ ली, एक बार px ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की वैल्यू पूछ ली और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी बेसिक सा यूज इसमें कर लिया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसमें छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट पूछ रखे हैं इन्होंने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नया क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर वाला, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिस एंड दिस इज एक्यूट। तो देखो बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है, किस पे, डॉट प्रोडक्ट पे, वेक्टर से। कैसे करेंगे, अब दो वेक्टर्स के बीच में अगर एक्यूट एंगल आपसे बोला गया है, इसका क्या मतलब है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसा कर देते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना। ए डॉट बी को पॉजिटिव कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है क्या है, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल में है अगर, तो एक्यूट एंगल कैसे, हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं आपको पता ही है ना। ए डॉट बी को कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी को आप कैसे लिखते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अगर एंगल एक्यूट है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो अब आप देखो ए और बी जो दोनों दे रखे हैं अपने को यहाँ पे इस तरीके से दे रखे हैं, तो ए डॉट बी पॉजिटिव कर दो आप, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा और माइनस का 4 ग्रेटर देन 0। तो ये हमने बना लिया है ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है, लेफ्ट साइड में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है। इसको सॉल्व अगर हम लोग कर लें, तो सॉल्व कर लें, इसके रूट निकालें, तो ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 16 प्लस 16 और अपॉन में 2 है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस और 2 रूट 2 ऐसा आ जाएगा, है ना। तो ये तो मैंने इसकी इक्वल मान के इसके रूट निकाल दी। तो आपका जो आंसर आएगा अल्फा लेस देन 2 माइनस 2 रूट 2 और अल्फा ग्रेटर देन 2 प्लस रूट 2 रूट 2। तो ये आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, दो पॉसिबल केस आ रहे हैं। लेकिन सवाल में पूछा है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताओ। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू इसकी वजह से देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आएगी वो आने वाली है 5, ठीक है ना, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखी है। तो ये बहुत ही छोटा और आसान सवाल था, बेसिक सा यूज था डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 19 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 19 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है सेट के ऊपर पूछा है, सेट थ्योरी पे पूछा है। कैसे है देखो, एस एक सेट दे रखा है जिसमें पहले 10 नेचुरल नंबर आ रहे हैं और उसके बाद एम दे रखा है आपको, जो कि पावर सेट है किसका, एम का, पावर सेट है एस का। एम कौन है, एम पावर सेट ऑफ एस के बराबर दे रखा है। अब आप रिलेशन देखो, ए रिलेटेड टू बी, सेट ए सेट बी से कब रिलेट होता है, क्वेश्चन समझते हैं। सेट ए सेट बी से रिलेट होता है जब उनका कॉमन लेने पे 5 ना मिले, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। अगर ऐसा होगा तब मैं ए को बी से रिलेटेड बोल पाऊंगा। और ए और बी कौन है, ए और बी कुछ सेट्स हैं जो कि पावर सेट में से लिए जा रहे हैं कैपिटल एस के। तो इसको कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई कैसे करना है कि हम लोग सिमेट्रिक में डाल रहे हैं, रिफ्लेक्सिव में डाल रहे हैं या ट्रांजिटिव में डाल रहे हैं, तीनों कैटेगरी को चेक करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं यहां पर आपको काउंटर एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर आपने लिया फाई और फाई को 2 बार लिख लिया, मैंने कॉपी कर लिया, और ये दोनों के दोनों क्या एम के मेंबर होंगे, हाँ एम के मेंबर होंगे, क्योंकि पावर सेट ऑफ एस में डेफिनेटली 5 तो आएगा ही सही। 5 को रिपीटेडली ले लिया मैंने। तो अब आप देखो 5 और 5 का जो कॉमन आएगा वो डेफिनेटली 5 आएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रिलेट नहीं हो रहे हैं, है ना, मतलब कि 5 नॉट रिलेटेड टू 5। तो अगर 5 से रिलेटेड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नॉट
रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो ना आप बात, क्योंकि हमने ये देखा फाई और फाई का जब हमने कॉमन लिया तो फाई आ गया। रिलेट कब होता है, जब कॉमन लेने पे फाई ना आए, यहां तो फाई आ गया है, इसका मतलब कि हम लोग ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो एक क्लासिफिकेशन तो हो गया खत्म। दूसरी बात सिमेट्रिक पे आते हैं। अब सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में हमें मानना पड़ेगा अपनी तरफ से कि ए बी से रिलेटेड है, तो हमें बताना पड़ेगा कि बी ए से रिलेटेड है या नहीं है, क्या है। तो हम लेते हैं कि लेट ए रिलेटेड टू बी, ये सही है, ये ट्रू है। तो अगर ए रिलेटेड टू बी ट्रू है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर नहीं आना चाहिए, फाई के बराबर नहीं आना चाहिए। ए रिलेटेड टू बी जो है अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसका मतलब ये निकलता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन ए लिख लें तो ये भी तो फाई नहीं होगा, तो इसका मतलब बी रिलेटेड टू ए आ गया, बी रिलेटेड टू ए आ गया। तो इसका मतलब अगर ऐसा हो गया, बी रिलेटेड टू ए आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया बेटा, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक हो गया। अब आती है बारी किसकी, ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी मुझे अगर मैं एक भी एग्जांपल ऐसा दे दूं जिससे ट्रांजिटिविटी कैंसिल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो लेट अस टेक एन काउंटर एग्जांपल। आप देखो कि इफ अगर ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो, स्टिल हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए नॉट रिलेटेड टू सी। अब ऐसा बताने के लिए एक एग्जांपल हमको बताना पड़ेगा। तो ए आप ले लो, जैसे कि आपने ए ले लिया 1,2 है ना, बी ले लिया आपने 2,3 और सी ले लिया आपने क्या 3,4। तो अगर आपने ऐसा ले लिया तो आप देखो ए कॉमा बी, जो हम ए कॉमा बी ले रहे हैं, जब ए और बी ले रहे हैं तो इनमें कॉमन इंटरसेक्शन लेने पे फाई नहीं मिल रहा है, तो ए बी से रिलेटेड है, सही बात है, और बी सी से रिलेटेड है, इसमें ये भी सही है। लेकिन ए जो है सी से रिलेटेड नहीं हो रहा है, क्योंकि ए और सी में इंटरसेक्शन लेने पे फाई मिलेगा और फाई न मिलने पे रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या बोल देते हैं, ये क्या है, ट्रांजिटिव बी, ट्रांजिटिव बी नहीं है ना। तीसरे वाले केस में हमने बोला ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, फिर भी ए सी से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव ये नहीं है। तो केवल और केवल ये सिमेट्रिक हो रहा है, न तो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, न ट्रांजिटिव हो रहा है। तो आपके पास आंसर कौन सा आ गया, ओनली सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है। इफ 4 पॉइंट्स, अगर 4 पॉइंट दे रखे कौन साइक्लिक, सर्कल पे बेस्ड बहुत ही आसान सवाल है ना, जो कि अपने नोट्स में भी मिलेगा, अपने कंटेंट में भी आपको इजीली मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चार के 4 पॉइंट दे रखे हैं और चारों कौन साइक्लिक आपको बता रखे हैं, और 3 आपको नॉन पॉइंट दे रखे हैं, 3 तो आराम से दे रखे हैं, पूरे कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या है। अगर मैं इनको प्लॉट कर लूं ना तो मेरे लिए सर्कल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो एक तो ओरिजिन ही है, ठीक है, एक 1,0 एक 0,1 है। तो अगर मैं इन तीनों से बनने वाले ट्रायंगल पे नजर डालूं तो ये तो राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल बनने की वजह से डायमीटर हो गया, तो हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म लगा के और आराम से इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x -1 प्लस y -1 और y है ना, और इक्वल टू 0, ये बन गया सर्कल। सर्कल क्या बन रहा है, x² प्लस y² माइनस x माइनस y इक्वल टू 0। तो ये वो सर्कल है जिसमें पहले के 3 पॉइंट सिचुएटेड हैं। अब चौथा पॉइंट भी उसी पर होगा क्योंकि बोल रखा है कि कौन साइक्लिक है। तो इफ हम लोग क्या करते हैं, सेटिस्फाई करवा देते हैं। इफ 2k, 3k ऑन इट, इस पर अगर है तो हम लोग क्या लिख ले, 4k² प्लस 9k² माइनस के 5k इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा आ रहा है तो आप देख सकते हैं 13k² इक्वल टू 5k आ गया। तो या तो k इक्वल टू 0 होगा, तो अगर k इक्वल टू 0 हो गया, k अगर 0 हो गया तो फिर आप देख सकते हो पॉइंट वही आ जाएगा ओरिजिन, जो कि पहले ही हमने ले लिया है इस पे। तो इस वजह से अगर हम लोग k को 0 न लें तो फिर k क्या मिलने वाला है अपने को, 5/13 मिलने वाला है, और 5/13 दे रखा है सेकंड चॉइस में, ये इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच।